ज्ञान दर्शन के इस एडुसेट कार्यक्रम में मैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर रमेश उपाध्याय, जो हिंदी के प्रख्यात कथाकार हैं, नाटककार हैं, कथन जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका के संपादक हैं और जो पिछले 4 दशकों से हिंदी में लगातार रचनारत मौजूद हैं। मैं जवरिमल पारक आज आपके साथ डॉक्टर रमेश उपाध्याय के माध्यम से एमए के पाठ्यक्रम कहानी एवं उपन्यास यानी कि एमएचडी 3 पर आपसे एमएचडी 3 पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय होगा हिंदी की कहानियां। आप जानते हैं, जो विद्यार्थी एमएचडी 3 का अध्ययन कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें आपको उपन्यासों के साथ साथ कहानियों का भी अध्ययन करना है और 14 कहानियां इसमें रखी गई है। इसमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद से लेकर वर्तमान दौर के कहानीकार उदय प्रकाश और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियां भी शामिल की गई हैं। इन कहानियों का अध्ययन आपको करना है और इन कहानियों पर जो सामग्री हमने आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई है उनका भी अध्ययन करना है। एमएचडी 3 के साथ हमने जो आपको पाठ्य सामग्री भेजी है उनमें हिंदी कहानी विविधा नामक पुस्तक भी आपको मिली होगी। हिंदी कहानी विविधा नामक इस पुस्तक में आप पाएंगे कि वे सभी कहानियां 14 कहानियां शामिल हैं। हालांकि इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी अम्मा भी दी गई है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। शेष 14 कहानियां आपको अवश्य पढ़नी है और इन कहानियों के बारे में आपको वे इकाइयां भी पढ़ने को मिलेगी जो अलग से हमने विभिन्न खंडों के माध्यम से प्रस्तुत की है। हम आज जो कहानियों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इन कहानियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम एमए हिंदी के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे सिर्फ पाठ्यक्रम में रखी हुई कहानियों, पाठ्यक्रम में जो शामिल की गई कहानियां हैं उन्हीं तक अपना अध्ययन सीमित न रखे, बल्कि हिंदी की अन्य कहानियां, इनके अन्य कहानीकार और हिंदी की पूरी कहानी परंपरा से जितना संभव हो अधिक से अधिक परिचित हों। और इसी उद्देश्य से आज के इस एडुसेट कार्यक्रम के अंदर हमने इस कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश उपाध्याय को बुलाया है। रमेश उपाध्याय खुद एक प्रख्यात कहानीकार हैं और साथ ही वो हिंदी कहानी की परंपरा पर, हिंदी कहानी के लेखन पर और हिंदी कहानी की जो आलोचना लिखी जाती रही है उस पर उन्होंने बहुत ही गंभीर अध्ययन किया है और उस पर उन्होंने समय समय पर लेख भी प्रकाशित किए हैं। जो विद्यार्थी इन सब का अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निश्चित रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए। फिर भी इस एडुसेट कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको साक्षात उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपका कोई भी प्रश्न जो इस पाठ्यक्रम से संबंधित है आप हमें पूछ सकते हैं। हम यथासंभव उसका उत्तर देंगे आपको और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। आप हिंदी एमए हिंदी से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज आप अपने प्रश्नों को और हिंदी कहानियों तक सीमित रखें और हिंदी कहानियों पर यह जो चर्चा होने जा रही है उसका पूरे ध्यान के साथ में सुने, जिससे कि आपको अपने पाठ्यक्रम की कहानियों को समझने में मदद मिलेगी। रमेश जी, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदी कहानी की जो परंपरा है, जो प्रेमचंद से भी पहले से चली आ रही है, आपको
ध्यान होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 20वीं शताब्दी के शुरू में जो कहानियां लिखी गई थी उनमें से उन कहानियों की भी चर्चा की है, जिसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना और स्वयं रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई कहानी 11 वर्ष का समय, और दूसरी कुछ और इंशा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियों की चर्चा की थी। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य के कहानी के इतिहास की चर्चा करते हैं तो सबसे पहली महत्वपूर्ण कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कि चर्चा होती है, जो हमारे यहाँ बीए के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी किस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी से ठाकुर का कुआं कहानी के लिखने तक के बीच का ये जो कहानी लेखन का हिंदी का दौर है, उसको आप किस रूप में दिखते हैं? पाठक जी, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल एक बात कहना चाहूंगा कि हम साहित्य का इतिहास हो या हमारे समाज का इतिहास हो, उसको जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी पुरानी चीज को पढ़ रहे हैं और केवल याद रखने के लिए या पुराने संदर्भों में जाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि आज का जो हमारा वर्तमान संदर्भ है उससे वो किस तरह से जुड़ता है, वो इतिहास किस तरह से हमारी मदद करता है आज को समझने में। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अधिक प्रासंगिक भी होता है और उसका अध्ययन जो है अधिक रोचक भी होता है, उसमें हमारा मन भी ज्यादा लगता है। वो एक बोझ सा नहीं होता है कि एक अलग सी चीज नहीं होती है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी के बारे में जो आपने कहा, उसने कहा था, उसका संयोग से मैंने पिछले ही दिनों 2-3 वर्ष पहले एक पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया था जी। वो आलोचना नाम की पत्रिका में, जो बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुआ है। मुझे हमेशा लगता था, हालांकि मैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बीए के पाठ्यक्रम में है ये, तो मेरे तो शायद हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी थी ये कहानी और बाद में भी मैं पढ़ता रहा। और जब भी मैंने पढ़ा इस कहानी को तो बड़ा रोमांचित महसूस किया, बहुत प्रभावित किया इस कहानी ने। लेकिन जो इस कहानी की आलोचना होती आई है उससे मुझे हमेशा एक तरह का मतभेद रहा। मतभेद इसलिए रहा कि इसमें कहा गया कि ये एक भावुक प्रेम की कथा है, एक आदर्शवाद की कथा है, एक प्रेम के लिए आत्म बलिदान करने वाले सैनिक की कथा है। मैं इस व्याख्या से कभी पूरी तरह से संतुष्ट हुआ नहीं। उसका कारण ये भी था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी केवल कहानीकार नहीं है, वो एक बहुत बड़े विद्वान भी हैं। हाँ। और कहानियां तो उन्होंने कम ही लिखी हैं, लेकिन 3 कहानियां लिखी हैं। तो लेकिन यह है कि उन्होंने जो और लेखन किया है और उनकी जो सामाजिक राजनीतिक चिंताएं थी उनको ध्यान में अगर रखें तो ये नहीं हो सकता कि वो कहानी जो है वो इस तरह से उन्होंने लिख दी होगी। एक बात। दूसरा ये कि ये कहानी, हालांकि कहानियां उन्होंने और भी लिखी हैं, बुद्धू का कांटा और वो दूसरी सुखमय जीवन, लेकिन वो कहानियां प्रभावित नहीं करती हमें। यही कहानी उनकी प्रभावित करती है और आज तक करती आ रही है। आज भी आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता किसी पुरानी चीज को पढ़ रहे हैं, बल्कि लगता है कि एक बिल्कुल नई हमारे समय की एक प्रासंगिक रचना जो है हम पढ़ रहे हैं। ये क्यों? ये मेरे मन में प्रश्न उठा। तब मैंने इस कहानी को नए सिरे से देखना शुरू किया और मुझे लगा कि इस कहानी की व्याख्या अभी तक सही ढंग से हुई ही नहीं है। वो व्याख्या मैंने जो की है वो ये है कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो सैनिक है। लहना सिंह खुद सैनिक है और उसके साथ के बहुत से लोग सैनिक हैं, वो सारे सैनिक। और युद्ध का वर्णन इस कहानी में मुख्य प्रेम के वर्णन से अधिक वर्णन जो है वो युद्ध का वर्णन है। अच्छा, युद्ध में कौन जाते हैं, सैनिक कौन होते हैं, अगर इसकी आप वर्गीय पृष्ठभूमि में जाएं तो पता लगेगा कि किसान होता है वही सैनिक होता है, वो वर्दी पहने हुए किसान होता है उस सेना में। जब इस तरह से देखते हैं आप, तब कहानी के आपको नए नए अर्थ
खुलते नजर आते हैं। जैसे एक जगह उसमें है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। हाँ। अब मुरब्बा शब्द जो है उसका एक अर्थ जो आम प्रचलित शब्द है वो तो अचार मुरब्बा कहते हैं, खाने वाली चीज। लेकिन मुरब्बा असली जो अर्थ है जो वहां लागू होता है वो है पंजाबी में अर्थ है जो जमीन का टुकड़ा। मतलब जो युद्ध में शौर्य दिखाता है, जो वीरता दिखाता है, उसको प्रसन्न होकर के अंग्रेज सरकार थोड़ी सी जमीन देती थी। जब कहानी में आता भी है कि लायलपुर में जमीन दी थी सरकार ने। वो लायलपुर में जमीन जो है उसकी तनख्वाह से अलग है, वो उसके शौर्य के लिए उसको दी गई है। तो वो मुरब्बा जो है वो वहां जमीन के टुकड़े के लिए है। और जमीन का टुकड़ा किसान के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप समझ सकते। और उसके लिए वो जान तो क्या कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। लहना सिंह वहां आता है जब लौट करके जिन छुट्टियों में जिस मुलाकात होती है, जब उसको लाम पर वापस बुला लिया जाता है, तब भी किस लिए आता है? गांव में उसकी जमीन किसी कानूनी झगड़े में फंसी हुई, उस मुकदमे के लिए वो छुट्टी लेकर के वो आता है। यानी फौज में रहते हुए भी वो किसान ही है और किसान जीवन का ही जो है वो सारा उसमें वर्णन है। अगर इस दृष्टि से देखें तो आप ये पाएंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उस समय के अपने, भले वो पंजाब का मित्र हो, लेकिन वो एक तरह का पूरा भारतीय यथार्थ है, क्योंकि भारत जो है वो किसानों का देश है, खासतौर से छोटे किसानों का देश है अभी भी। और उस समय तो बिल्कुल कृषि प्रधान था ही, औद्योगिकरण इतना हुआ नहीं था और चीजें इतनी हुई नहीं थी। तो उस समय की जो आम वास्तविकता थी उसको लेकर के वो कहानी लिखी गई और इसीलिए हमें प्रभावित भी करती। दूसरा पक्ष यह है इसका कि इस कहानी में जो प्रेम है वो युद्ध की विभीषिका के बरक सुख को आप रख करके देखा तो उस युद्ध की विभीषिका को वो बहुत उभारता है। अगर प्रेम ना होता तो शायद वो विभीषिका उस तरह से आती भी नहीं उसमें। तो केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उस युद्ध की जो विभीषिका है उसको उभारने वाली कहानी है, जिसमें कि हमारे भारतीय सैनिक पराक्रम भी दिखा रहे हैं, हंसमुख भी हैं और तमाम तरह के कष्ट भी सह रहे हैं, लेकिन मारे भी जा रहे हैं। और मारे किसके लिए जा रहे हैं? वो एक साम्राज्यवादी युद्ध है जिसका उनके देश से, उनकी अपनी जनता से, उनकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उसको अपने मूल्यांकन में ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये प्रेम कहानी तो है ही, एक तरह की युद्ध विरोधी कहानी भी है, और जो कि उसमें से निकलता है। बाकायदा मैंने निकाल कर दिखाए हैं कि कहां कहां ये चीज उसमें आती है। और अगर हम युद्ध विरोधी कहते हैं तो मैंने अंत में लिखा है कि अगर युद्ध विरोधी ये सिद्ध हो जाती है तो हम यहां तक भी अपने निष्कर्ष को ले जा सकते हैं कि ये एक प्रकार से साम्राज्यवाद का विरोध करने वाली कहानी। इस तरह से अगर समझा जाए तो हम समझते हैं कि ये कहानी केवल एक अतीत की लिखी हुई बहुत पुरानी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि हमारे आज के संदर्भ से जुड़ती हुई, हमारे वर्तमान से जुड़ती हुई कहानी भी होती है और हमें जो है एक नए ढंग से प्रभावित भी करती है। रमेश जी, मैं उसने कहा था के संदर्भ में दो बातें और कहना चाहूंगा आपकी इस व्याख्या के साथ साथ। ये दोनों पहलू तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन मुझे दो और दृष्टियों से भी ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एक तो इस दृष्टि से कि इसमें जो प्रेम का चित्रण है वो प्रेम का चित्रण भी एक नए तरह के प्रेम का चित्रण है। इसमें जो लड़की है जो कि उसे दही की दुकान पर मिलती है और जो 20-25 साल बाद में उसे दोबारा मिलती है, वो उसे बुलाती है और बुलाकर कहती है कि मेरे पति की और मेरे बेटे की रक्षा करना, और उसने जो ये कहा था उसकी रक्षा करने के लिए वो दे देती है। यह स्त्री जो है, इस स्त्री के अंदर अपने घर परिवार, अपने पति के प्रति निष्ठा, अपने बेटे के प्रति प्यार, इन सब के साथ साथ एक और संबंध जिया, और वो संबंध जो है वह पूरी तरह से एक नवीन संबंध है, जहां पर कि एक अन्य पुरुष के साथ में वो हार्दिक रूप से, गहरे रूप से इतनी आत्मीयता महसूस करती है कि उसे वह जिम्मेदारी सौंपती है जो शायद
वो अपने पति या अपने पुत्र से भी अपेक्षा नहीं करती। मैं समझता हूं कि यह जो स्त्री पुरुष का संबंध है, यह एक बिल्कुल नई तरह की दृष्टि है, और इस दृष्टि से यह कहानी आपके द्वारा व्याख्यायित जो दोनों पक्ष हैं प्लस इस पक्ष को अगर देखें तो यह बिल्कुल एक नई तरह की आधुनिक भावबोध की, आधुनिक सोच की कहानी भी बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है आपकी बात जब हम देखते हैं कि उस समय किस तरह की कहानियां लिखी जा रही थी। और रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की प्रशंसा करते समय जो बात कही थी वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें प्रेम जो है ना वो चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को व्यक्त नहीं कर बल्कि मतलब बहुत संयम के साथ उसका चित्रण किया गया है। तो ये संयम के साथ तो है ही, लेकिन आपकी दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि एक आधुनिकता का प्रवेश हमारे जीवन में इस रूप में भी होता है कि एक लड़का लड़की मिलते हैं और केवल मिलकर के सामंती जमाने की तरह से वो अपने आप को दबा नहीं लेते, बल्कि वो उस संबंध को अपने मन में जिंदा रखते हैं, जीवित रखते हैं, दोनों ही जीवित रखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। और वो अपने पति के माध्यम से लहना सिंह को अपने पास बुलाती है। बिल्कुल, हाँ। तो उसके अंदर इतना साहस भी है कि वो उस प्रेम की को अभिव्यक्त भी करे। एक और चीज जो है मैं समझता हूँ इस कहानी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जो है कहानी लेखन की टेक्निक। इस कहानी लेखन में बहुत सारी दो टेक्निक इस्तेमाल की गई है। एक तो फ्लैशबैक की टेक्निक, मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल शायद ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें इस तरह से फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी यह है कि जो अंतिम दृश्य फिल्माया गया जिसमें लहना सिंह मर रहा है और जिसके मस्तिष्क में पुरानी बातें याद आ रही है, और उस याद आते हुए उसके अंदर छोटे छोटे वाक्यों के अंदर कई चीजें पेश कर दी गई है। वो बिल्कुल ऐसा एक कहना चाहिए कि ये जो तकनीक है ये केवल फ्लैशबैक नहीं है। और इस तरह से इसका ये वर्णन करना ये बताता है कि ये कहानी को लिखने के लिए तकनीक इसकी कैसी हो, इसके बारे में भी गुलेरी जी ने कितना सोचा होगा। और इसके लिए सबसे मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन तकनीक, नई तकनीक, आपके किस्सा गोई की पूरी परंपरा से बिल्कुल भिन्न किस्म की तकनीक में कहानी लिखने की ये कोशिश है। ये मैं समझता हूं कि इस माने में ये पहचान किया जाना कि उसने कहा था से हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत होती है, शायद सही है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बारे में और लोगों ने भी कहा है कि ये कहानी हमें आज भी चकित करती है कि उसमें इतनी नई तकनीक अपनाई गई है और इतनी सफलता से। तो आपका बहुत कहना तो ठीक है ही कि फ्लैशबैक की पद्धति है। और अंत में अंतिम दृश्य में जिस तरह से वो आता है कि वो कहते हैं कि जब आदमी मरता होता है तो उसकी चेतना बहुत स्पष्ट हो जाती है, उसको बहुत सी चीजें जो है पुरानी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगती है। जैसे वो समझता है कि उसका भाई जो है वो तीरथ सिंह उसकी गोद में जो है उसका सर रखा हुआ है और वो कह रहा है कि तेरा भतीजा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये आम है और अगले हाड़ में तुम लोग इस आम के फल खाना। तो ये और फिर वो याद आता है कि वही तेरी कुड़माई हो गई, हाँ, और देखते नहीं ये कड़ा हुआ सालू। और फिर उसके बाद उसने कहा था जो मेन जो उसका जो थ्रस्ट है वो सब बाद में आता है। एक टेक्निक के हिसाब से हम एक चीज और देखें, जो वर्णन है उस कहानी में वो बिल्कुल एक तरह से लगता है कि जैसे ऑडियो विजुअल जो मीडियम हमारा आज का है बिल्कुल दृश्यात्मक, हाँ, जैसे फिल्म में होता है वो खाई खंदक का आप देखें, वर्णन देखें, उनके गीत गाने का देखें, जो मोन्टाज जैसे क्रिएट किया जाता है फिल्मों में, बिल्कुल वो अंतिम दृश्य में वो मोन्टाज क्रिएट अंतिम दृश्य शुरू से ही आप देखें कि जैसे वो जो वर्णन अमृतसर के जो बाजार का वर्णन किया, मोहल्ले का जो वर्णन है कि भाई वो आ रहा और ये आ रहा और वो आ रहा और हर जा वो उमरा माली और ये सब, तो वहाँ की भाषा का, वहाँ के जीवन का, वहाँ की रेल पेल का, वो सारा वर्णन शुरू का देखिए कितना जीवंत है। और उसके बाद फिर युद्ध का वर्णन जिस तरह का है वो सब,
और एक गांव का भी वर्णन जब वो जाता है वहां पे और किस तरह से वो बुलाती है और वो समझाती है उसको। और उस स्त्री के व्यवहार का एक पक्ष और भी है जिसपे मेरा ध्यान गया। वो कहती है कि सरकार ने हम तीमियों की पलटन क्यों न बना दी। हाँ, मतलब वो साहसी भी इतनी है कि अगर मतलब वो उसको युद्ध में जाना पड़े तो वो जाने को तो वो जाने को तैयार है। हाँ। तो उस तरह का जीवन भी उन्होंने दिखाया है। तो अद्भुत कहानी है ये, बहुत कई तरीकों मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर 200-300 साल बाद इस कहानी के ऐतिहासिक सूत्र खो गए बीच में, तो लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि 1916 में ये कहानी लिखी गई होगी। इस तरह से उसमें बहुत आगे बढ़ी हुई तकनीक और आगे बढ़ी हुई चेतना नजर आती है। मेरा सवाल का जो दूसरा पक्ष था रमेश जी, वो था कि ये जो सफर उसने कहा था से लेकर प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं जो 30 दशक के अंत में, मतलब 1930-31 के आसपास कभी लिखी गई है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ठाकुर का कुआं भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है इस दृष्टि से कि इसको भी हम आज के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसका जो बिल्कुल आधुनिक पाठ अगर मतलब आज का पाठ किया जाए तो आप देखेंगे कि इसमें दो विमर्श जो आजकल चल रहे हैं वो बहुत स्पष्टता के साथ। और आश्चर्य की बात यह है कि आज हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं उन चीजों की बात प्रेमचंद उस जमाने में कर रहे हैं। उस जमाने में कर वो दो विमर्श हैं, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श। इस कहानी में दोनों हैं। दलित विमर्श इस रूप में है कि वो जो गंगी है और जिसका पति जोखू जो है वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है और उसके लिए वो साफ पानी लेने जाती है और उस कुएं में जाती है जो ठाकुरों का कुआं है, जहाँ पे उन लोगों का चढ़ना निषिद्ध है। और रात में वो चुपके से चोरी से वो पानी लेने के लिए वहां जाती है और वो देख ली जाती है तो वो छोड़ करके चली जाती है और अंत में देखती है कि वो गंदा पानी पी रहा है, जोखू पी रहा। तो ये बड़ी मार्मिक एक स्थिति है। और उसमें जो समाज का जो उद्घाटन है, ये किस तरह का समाज है, वो कब आता है सामने, जब वो गंगी पानी लेने के लिए जा रही होती है और वो सोचती है उनके बारे में कि काय के बड़े हैं ये नीच कर्म करते हैं, ये करते हैं, ये मतलब जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को सताते हैं, मेरी तरफ जो गंदी निगाहें रखते हैं, ये सब सोचती हुई जा रही है वो। तो पूरे समाज की आलोचना प्रेमचंद उसके चिंतन के माध्यम से वहां कर देते हैं और वो दलित दृष्टिकोण से की जाए। सबसे पहली बात है दलित दृष्टिकोण। और मेरे ख्याल में उसमें एक स्त्री के अपने अनुभव भी नहीं, वो तो है ही, लेकिन स्त्री वाला जो है दूसरा पक्ष बताता हूं मैं आपको। उसी समय कुछ स्त्रियां जो सवर्ण की स्त्रियां हैं पानी भरने के लिए आती हैं, तो उनके जो वार्तालाप वो बड़े महत्वपूर्ण है। वो आपस में कह रही हैं, अपने पतियों की शिकायत कर रही हैं कि देखो मतलब भेज दिया पानी लाने के लिए कि ताजा पानी भर के लाओ और हम तो जो है वो नौकरानी जैसी हैं। तो दूसरी कहती है हाँ और क्या है, हमारी बकत क्या है, खाने पीने को मिल जाता है, कभी कभी 2-4 रुपए भी मिल जाते हैं, और क्या नौकरानी कैसी होती है, यही है, सुबह से शाम तक खटो। तो वहां जो प्रेमचंद दिखाते हैं कि स्त्रियों की स्थिति भी इस सवर्ण समाज में वही है जो कि दलितों की या शोषितों की होती है। तो इस रूप में ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दोनों चीजें एक साथ, और छोटी सी कहानी है, छोटी सी मतलब घटना कहिए तो मतलब बहुत छोटी है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। छोटी सी घटना और बहुत थोड़ी देर की कहानी है, मतलब अगर उसका टाइम देखा जाए तो उसका घंटा भर मुश्किल से उसका जो पानी लेने जाती है और वापस आ जाती है। तो इतनी देर की कहानी को उन्होंने इतनी बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखा है। और दो ये सवाल जो है कि सवर्ण समाज दलितों के साथ क्या करता है और सवर्ण समाज अपनी ही स्त्रियों के साथ क्या करता है, ये दोनों चीजें उसमें बड़ी खूबी के साथ इस कहानी में आई हैं। तो ये कहानी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आज की कहानी है, ये भी पुरानी नहीं लग सकती। लेकिन ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज है हिंदी की कहानी परंपरा में, मुझे ये दो चीजें हैं इन दोनों कहानियों के माध्यम से लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जिस पहली कहानी की पहचान की गई आधुनिक हिंदी कहानी के रूप में, वो कहानी एक, जैसा आपने कहा कि वो सैनिक किसान जो मूलतः किसान है उनकी कहानी है। वे किसान वो हैं, वहां पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस बात को लगातार कहानी के अंदर सचेत रूप से प्रस्तुत करते हैं कि दो तरह के किसान हैं। एक वो
जो लहना सिंह है, और एक दूसरा जो सूबेदार है, जिसे कि लायलपुर में जमीन इनाम में मिली है। ठीक है। और आप देखेंगे कि एक और चीज का फर्क है कि उस सूबेदार की एक पत्नी है जिसकी आंतरिक चेतना जो है लहना सिंह से जुड़ी हुई है, जिसका विश्वास जो है लहना सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी कहानी 16 साल बाद, करीबन 15-16 साल बाद लिखी जाने वाली कहानी, वो फिर एक किसान की कहानी है, और वो किसान दलित किसान है, और वहां भी एक स्त्री है, और दोनों जगह मूल जो संघर्ष की चेतना है वो स्त्रियों में, चाहे वो जोखू हो, चाहे वो लहना सिंह वो स्त्री। तो इसमें इसे किस रूप में देखते हैं कि ये जो परंपरा हिंदी में बनी, जो जिसमें हम आमतौर पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इस रूप में रेखांकित नहीं करते, लेकिन अगर इस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद की जो परंपरा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या आपको उस परंपरा में नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं। हम तो बल्कि शुरुआत ही वहां से करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जहां से हिंदी की वास्तविक आधुनिक कहानी की यात्रा शुरू होती है, यथार्थवादी कहानी की, यथार्थवादी कहानी की, यथार्थवादी, आधुनिक भी कही है, आधुनिक यथार्थवादी जनपक्षी जो भी कहें, जो हमें आज रिलेवेंट लगती है जैसी हैं, उन सब चीजों की शुरुआत उस कहानी से होती है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये मैंने लिखा भी है। इस प्रसंग में जो स्त्री वाला प्रसंग आपने उठाया, उसी में एक और कहानी की चर्चा में करना, जो इसमें भी है, आपकी पुस्तक में भी है, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि स्त्री की बात की आपने, उसमें भी इत्तेफाक से एक स्त्री ही संघर्ष चेतना की केंद्र है। हाँ। मधुलिका उस कहानी की जो मुख्य पात्र है। अब ये देखिए कि ये कहानी हमें किसी प्राचीन युग में ले जाती है, जैसे गुप्त काल में या किसी मतलब पुराने में। एक कौशल नरेश हैं और उनका मगध के साथ जो है वो झगड़ा है, तो मगध से जो युद्ध हुआ है उसमें जो सिंहमित्र नाम का एक उनका जो सेनापति रहा है, उसने कौशल की लाज बचाई, और उसी सिंहमित्र की कन्या जो है वो मधुलिका है, जिसका खेत उस उत्सव के लिए लिया गया है, जो उनका पारंपरिक उत्सव है कि वो राजा जो है एक दिन हल चलाता है और किसी कल खेत ले लिया जाता है, उसके बदले उसको स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाती है। मधुलिका उसको अस्वीकार कर देती। पहली बात तो इसमें यही है इस कहानी में कि एक स्त्री का इतना साहस कि राजा के द्वारा दिया गया वो सोने की मोहरों से भरा हुआ थाल जो है वो उसको उसी पर नौशावर कर दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो पहला तो यही कि उस जमाने में, हम पुराने जमाने की तो बात नहीं कर सकते कि उस जमाने में ऐसा हो सकता था कि नहीं, लेकिन प्रसाद के जमाने में ऐसी स्त्री हिंदी कहानी में आई, ये महत्वपूर्ण है, जो इतना साहस रखती है कि राजा के अनुग्रह को इस तरह से भरी भीड़ बीच में वो अस्वीकार कर सकती है। तो स्त्री की चेतना की बात जो है, अच्छा कोई भी इस कहानी में देखिए पुरुष पात्र कोई भी इतना सशक्त नहीं, स्त्री है जो मधुलिका है वही मतलब छाई रहती है शुरू से आखिर तक, भले वो विपन्न अवस्था में है, जर्जर झोंपड़ी में रहती है, गरीबी में है, कैसी भी स्थिति में है। अच्छा, वो प्रेम की जो बात आ रही है उसमें भी आती है। उसने कहा था मैंने लहना सिंह का और उस सूबेदारनी का प्रेम, इसमें मधुलिका और मगध के राजकुमार अरुण का प्रेम आप देखें तो अरुण जो है बिल्कुल वो उस राज का राजकुमार है जो कि कौशल का विरोधी, शत्रुता है दोनों राज्यों में। और अरुण की जो आकांक्षा है वो ये है कि मैं इस श्रावस्ती दुर्ग पर कब्जा करूं, और वो भी धोखे से, जिसमें मधुलिका को वो हथियार बनाता, मतलब उसके माध्यम से वो करना चाहता है। तो एक तरह से उसको भी धोखा दे रहा है प्रेम के नाम पर और उसके देश को भी। और ऐसी स्थिति में वो जब अंतर्द्वंद से गुजरती है और उसको लगता है कि नहीं ये तो मेरे देश के साथ जो है वो
विश्वासघात हो रहा है और ये मैं खुद कर रही हूँ इस चीज को, तो वो जाकर के उसके सेनापति को बता देती कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और उसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं और उसको अरुण को मृत्युदंड घोषित किया जाता है। तब वो राजा कहता है कि तू मांग ले, आज हम तुझसे बहुत खुश हैं और तू जो है वो जो मांगेगी हम देंगे। तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं नहीं तुझे तो लेना पड़ेगा, आज हम बहुत खुश हैं और तूने रक्षा की है इतनी बड़ी, श्रावस्ती दुर्ग को बचा लिया है तुमने। तो वो कहती है कि अच्छा अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे भी प्राणदंड मिले, अरुण के साथ साथ मुझे भी। तो अब देखिए कि प्रेम का तो ये मतलब मेरे ख्याल से चरम सीमा है कि प्राण उत्सर्ग जो है पराकाष्ठा है प्रेम की, और ऐसे निश्चल प्रेम की जिसमें सब कुछ उत्सर्ग किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक प्रेम है, वो है देश प्रेम। देश प्रेम। अब ये कहानी जो है इसको अगर व्याख्यात करेंगे तो केवल प्रेम कथा के रूप में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, बल्कि राष्ट्र और व्यक्ति प्रेम के बीच का जो द्वंद्व है, हाँ, वो राष्ट्रवाद जो है जो उस समय हमारे देश में चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, भले ही प्रसाद की विचारधारा प्रेमचंद जैसी ना हो, लेकिन जो यथार्थ था वो तो प्रभावित कर रहा था ना लेखक को। और वो भले ही वो पुराने जमाने की कहानी उठा रहे हैं, कौशल और मगध की बात कर रहे हैं, लेकिन चेतना आधुनिक है, चेतना बिल्कुल आधुनिक है और राष्ट्रवाद की चेतना है, और उसमें उसमें आधुनिकता, मतलब स्त्री स्वातंत्र की तो तभी आती है ना जबकि आधुनिकता की बात करेंगे आप। तो प्रेम प्रसाद को बहुत एक तरफा से मेरे ख्याल से नहीं समझना चाहिए कि प्रेमचंद का स्कूल एक है और प्रसाद स्कूल एक है, ये मेरे ख्याल से गलत विभाजन है जो नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में रमेश जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, खासतौर पर जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में। केवल पुरस्कार एक कहानी नहीं है, और भी कहानियां, उनकी ज्यादातर कहानियों में स्त्री चरित्र बहुत ही दृढ़ होते हैं, उनके नाटकों में भी। उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप, उसकी नायिका जो है वो भी इसी तरह की बहुत ही साहसी स्त्री और बहुत संघर्षशील स्त्री, और प्रेम और राष्ट्र के प्रति उसके यहाँ भी प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व है, और दोनों को एक साथ निभाने की जो ताकत है उन स्त्रियों में, वो उनकी तुलना में पुरुषों में नहीं नजर आती। ध्रुव स्वामिनी में भी, ध्रुव स्वामिनी की नायिका तो निश्चित रूप से वो एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही कहना चाहिए कि निश्चित रूप से वो किसी भी रूप में एक पुरातनपंथी या मध्य युगीन स्त्री की तरह नजर नहीं आती। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो विभाजन हिंदी आलोचना की परंपरा में कर दिए गए हैं, ये विभाजन बहुत ठीक नहीं है? बिल्कुल। और विभाजन का आधार बजाय इस चीज को करने के उस आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना को आधार बनाया जाना चाहिए, और जो साहित्य का इस आधुनिक चेतना को अपनी रचना में जिस हद तक स्थान देता है उस हद तक उसके प्रति एक पॉजिटिव रुख रखा जाना चाहिए, बजाय कि उसके बीच में इस विभाजन को प्रस्तुत करना। मैं तो इस बात को कहता रहा हूं, मैंने लिखा भी है कि ये जो विभाजन किया गया कि एक प्रेमचंद स्कूल है एक प्रसाद स्कूल है, ये बहुत गलत विभाजन है। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूं टोटली, इसलिए कि ये एक ही समय के, और देखिए विचित्र बात यह है कि दोनों एक ही शहर में रहने वाले, एक ही समय के और बहुत घनिष्ठ मित्र, साथ साथ सैर करने वाले रोज जो है, और रोज साहित्य चर्चा करने वाले और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले, इस तरह के लेखक हैं वो। और उनको आप ऐसा दो छोरों पर खड़ा कर देते हैं जैसे कि लगे कि ये दोनों विरोधी हैं आपस में। मुझे पूरा मैंने प्रसाद को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया भी है, और प्रेमचंद को तो पढ़ा ही है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये दोनों दो अलग अलग स्कूल हैं या दो अलग ध्रुव हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, लिखने का एक तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम अपनी जो कथा या नाटक का जो लोकेल चुनते हैं, वो लोकेल आज का भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, अतीत में भी हो सकता है, भविष्य में भी हो सकता है। भविष्य में भी हो। बहुत यूटोपिया जो लिखे हैं दुनिया में, तो वो ऐसे भविष्य की कल्पना करके लिखे गए हैं जो हमारे कभी हमने देखा ही नहीं है, लेकिन होगा। तो वैसे ही अगर प्रसाद अतीत में जाते हैं
तो अतीत में जाकर के भी वो बात वर्तमान की ही करते हैं, और जहां वो अतीत प्रेमी हो जाते हैं वहां जिनकी रचना खराब भी हो जाती है। हाँ। ये भी है, जैसे समुद्रगुप्त और दूसरे नाटक हैं उनके, उनमें वो बात नहीं आती है। जबकि ध्रुवस्वामी नाटक जो है वो बिल्कुल आधुनिक, एकदम नई चेतना वाला नाटक है। और इस संदर्भ में भी रमेश जी मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं कि जैसे स्कंदगुप्त जो उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, नाटक है, और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त का इस दृष्टि से अगर हम इसे खारिज करते हैं कि प्रेमचंद और प्रसाद के स्कूल अलग अलग हैं, और उसके बाद में अगर हम उनके नाटकों को पढ़ते हैं तो हमें उन नाटकों में धीरे धीरे, कम से कम मुझे ये महसूस हुआ कि उनके नाटकों में ये जो राष्ट्रवादी चेतना है ये लगातार लोकतांत्रिक होती गई है, और उसमें उन्होंने ज्यादा स्पेस देना शुरू किया है, अतीत प्रेम को वो छोड़ते रहे हैं। जैसे स्कंदगुप्त नाटक के अंदर कई मुद्दे पहली बार बहुत ही कठोर रूप में, बहुत ही मतलब स्पष्ट रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अगर विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग एक समाज में एक साथ रहते हैं तो क्या किस तरह का समाज बनाया जाना चाहिए, और उनका निश्चित रूप से मत यह है कि विभिन्न जाति और धर्म वाले लोगों के ऐसे समाज को धर्म और जाति के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। सभी धर्म और जातियों के लोगों को उनकी मनुष्यता के आधार पर आंकना चाहिए और एक समूह के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रूप में स्कंदगुप्त में वो बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच का जो संघर्ष है उसमें उन दोनों पक्षों की आलोचना करते हैं वो, और उन दोनों के रूढ़िवाद की आलोचना करते हैं, और दोनों के उदार जो पक्ष हैं उनके बीच में एकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में उनकी सारी चिंताएं जो थी वो वर्तमान की चिंताएं थी, उस समय के अपने हिंदुस्तान की चिंताएं थी। तो मैं समझता हूं कि ये जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ये जो परंपरा है आजादी से पहले के हमारी हिंदी कहानी रचना की, इस कहानी रचना को, आजादी से पहले की इस कहानी रचना को अगर आप कुछ विशेषताओं में बांधना चाहें तो किस रूप में आप पेश करना चाहेंगे? पहली बात तो इसमें यही है कि जो हमारे समाज का एक आधुनिक रूपांतर किन्हीं भी कारणों से उस समय हो रहा था, उसमें मुख्य कारण तो साम्राज्यवादी था और उसके विरुद्ध संघर्ष, जो राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना है और उसको लेकर के जो संघर्ष शुरू हो गया था हमारे समाज में, उससे सारे लेखक प्रभावित हो रहे थे, चाहे वो किसी भी तरह के विचारों के हों, अलग अलग विचारों के लेखक हों। और गुलेरी जी तो बहुत पुराने पंडिताऊ ढंग के लेखक थे, लेकिन फिर भी जो है वो आधुनिकता उनको प्रभावित कर रही थी, राष्ट्रीय चिंता प्रभावित कर रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने वो रचनाएं की जो आज भी प्रासंगिक हैं और महत्वपूर्ण हैं। और प्रेमचंद के बारे में तो कहना ही क्या, प्रसाद के बारे में कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रसाद का मूल्यांकन एक गलत तरीके से होता रहा है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि प्रसाद की चेतना भी वही है जो कि एक तरह से गुलेरी जी की चेतना है या प्रेमचंद की चेतना है, उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल पुनरुत्थानवादी खाते पे डाल करके उनको जो है वो नकार देना या उनको दूसरे स्कूल का मान लेना, ये मूल्यांकन मेरे हिसाब से गलत है। गलत है। और इस दृष्टि से देखें तो हर लेखक के अंदर, चूंकि गुलेरी जी ने तो 3 ही कहानियां लिखी और एक ही कहानी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी दोनों लेखकों ने काफी कहानियां लिखी है। और प्रसाद में ही नहीं, प्रेमचंद में भी हम प्रेमचंद जो 1902-3 में जो कहानियां लिखी और 1920-25 में या 30 में कहानियां लिखी, उनमें निरंतर उनकी चेतना का, उनके विचारों का विकास हुआ है। तो इस विकास को हमें, मुझे ऐसा लगता है कि जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में भी ध्यान रखना चाहिए। और ये नहीं है कि पूरे के पूरे प्रसाद जो हैं, जो आपका कहना बिल्कुल सही है कि पूरे के पूरे प्रसाद को हम एक पुनरुत्थानवादी, अतीत प्रेमी रचनाकार के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। बल्कि मुझे इस माने में एक बात और महत्वपूर्ण प्रसाद के संदर्भ में लगती है कि अतीत की कहानियां लेकर
एक तरह से उन्होंने जो वर्तमान आधुनिक चेतना है, उस आधुनिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अतीत का ये जो मूल्यांकन किया है, का चित्रण किया है, वो इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा वो एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि स्त्री की स्वतंत्रता और स्त्री मनुष्य की बराबरी का प्रश्न और कहना चाहिए कि एक मिले जुले संस्कृति वाले समाज का निर्माण, ये प्रश्न हिंदुस्तान के संदर्भ में हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। उसको इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि अतीत में तो ये नहीं था सत्य और वर्तमान के लिए भी नहीं। आप ये देखिए कि ये पुरस्कार कहानी में ही जो महत्वपूर्ण चीज है कि मधुलिका की स्थिति जो बताई गई है, जब वो वर्षा की रात का वर्णन है और वो अरुण आता है वहां, हाँ। तो उस समय उसकी स्थिति बिल्कुल विपन्न, गरीब और मतलब भूखी प्यासी इस तरह की स्थिति है। और दूसरी तरफ वो राजकुमार है जो घोड़े पर सवार होकर के आया, उसके साथ सैनिक भी है। वहां जो प्रसाद ने जो वार्तालाप दोनों का कराया है, वो ध्यान देने लायक बात है कि मधुलिका में कहीं भी अपनी स्थिति के प्रति कोई दीनता की भावना नहीं है, कोई हीनता नहीं है। जानती है कि ये एक राजकुमार है और कहती भी है कि तुम मेरा मतलब उपहास करने आए हो, बिल्कुल बराबरी के स्तर पर। उसमें कहीं भी ये छोटे बड़े की भावना नहीं है। और अगर एक और दृष्टि से भी देखें तो एक तरह का विदेशी होने का भाव भी उसमें, मतलब वो तो दूसरे देश का है ना, उसके हिसाब से वो मगध का है, ये कौशल की है, तो वहां भी बराबरी है। किसी भी तरह से वो अपने आप को किसी तरह से नीचा नहीं समझती और बिल्कुल बराबरी के स्तर पे, और प्रेम भी जो उसका समानता के आधार पर ही है, समानता के। और वो सहायता मांगता है तो सहायता देती है उसको, मतलब कुछ देने के लिए ही है, उसका कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, करने के लिए नहीं है, स्वार्थ भावना नहीं, स्वार्थ भावना नहीं। तो इन दृष्टियों से अगर उस कहानी को देखा जाए तो बहुत सी नई चीजें, बहुत सा मतलब जो आधुनिक भावबोध है या यथार्थ है, और खास तौर से स्त्री के पक्ष को उभारना, ये एक बहुत प्रगतिशील दृष्टिकोण है जो कि उस कहानी में मिलता है। और प्रसाद की और रचनाओं भी हम उसको देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो हम इस अपने सत्र के अंदर प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जयशंकर प्रसाद की कहानियों के संदर्भ में इस बात की चर्चा करते रहे, और रमेश जी ने जो बातें हमें कही, उससे मैं समझता हूं हमारे विद्यार्थियों को इन सबों को समझने में काफी मदद मिलेगी। मैं खास तौर पर ये दोहराना चाहता हूं कि जब आप प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ें या जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार पढ़ें, तो इन कहानियों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आप संभव हो तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को भी जरूर पढ़ें। इससे आपको हिंदी कहानी की वह शक्ति, वो ताकत जो हम गुलेरी की रचना से लेकर प्रसाद और प्रेमचंद की रचनाओं तक देखते हैं, उसे आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी बात जो कॉमन थ्रेड के रूप में, एक सामान्य सूत्र के रूप में इन सभी कहानीकारों पर लागू होती है कि ये सभी कहानीकार आधुनिक चेतना के कहानीकार हैं। वो मध्ययुगीन या अतीत जीवी या अतीत प्रेम के कहानीकार नहीं है, वो आधुनिक चेतना के कहानीकार है। और जब हम आधुनिक चेतना के कहानीकार कह रहे हैं तो वो एक ऐसे लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनके लिए लोकतंत्र, जिनके लिए मनुष्य के बीच की बराबरी, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, जो ऊंच नीच का भेद है, वो सारी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है समानता, सामाजिक न्याय का प्रश्न, लोकतंत्र का प्रश्न, लोकतंत्र के अधिकार का प्रश्न है। तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि ये सभी लेखक राष्ट्र प्रेम से प्रेरित थे, और इसलिए इन सभी के लेखन में हमें साम्राज्यवाद विरोध की ताकतवर आवाज सुनाई देती है। और इस दृष्टि से दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक
यह कि वो राष्ट्र प्रेम की भावना से, साम्राज्य विरोध की भावना से प्रेरित थे, तो दूसरे इस बात से भी प्रेरित थे कि जब भी हिंदुस्तान आजाद होगा तो वो हिंदुस्तान किस तरह का होना चाहिए, इस भावना से भी प्रेरित थे। और यही कारण है कि ये सभी कहानियां आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जिस स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की बात आज बहुत ही मुखर रूप में हमारे सामने मौजूद है, उनके लोकतांत्रिक सार तत्व अगर हमें देखना हो या उस परंपरा को देखना हो हिंदी कहानी में, तो वो हमें प्रेमचंद, प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलरी, इनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से हिंदी कहानी बाद में जिस रूप में विकसित होती है, वह उसको समझने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी की परंपरा को ठीक ढंग से समझें। आपकी इस पाठ्यक्रम में जो कहानियां रखी गई हैं, उनको आप इस दृष्टि से जरूर पढ़ें। हम अपने इसके बाद के सत्र में, जो 7 बजे से शुरू होगा, तब हम कहानियों पर अपना यह विचार विमर्श जारी रखेंगे और रमेश उपाध्याय हमारे साथ उस सत्र में भी मौजूद होंगे और उसमें वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की, यानी कि बल्कि इसे इस रूप में कहना चाहिए कि प्रेमचंद और प्रसाद के बाद के दौर की जो हिंदी कहानियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि जो कहानियां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई, उन कहानियों की क्या विशेषताएं हैं, क्या वो प्रेमचंद और प्रसाद की जो आधुनिक चेतना है उनका विकास करते हैं या कुछ और बातें हैं। इन सब चीजों को हम अगले सत्र के अपनी चर्चा में उन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।